तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम ऑल इन वन है। और आज मेरे इस चैनल की पहली वीडियो है और आज हम अपनी पहली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे रफाल इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन उससे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स की कितनी कैपेबिलिटी है और इंडियन एयरफोर्स के पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, क्योंकि रफाल को समझने से पहले और कैसे वो इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है, आई थिंक हमें इंडियन एयरफोर्स के बारे में पहले कुछ जान लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है और यूएसए, चाइना और रशिया के बाद चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। और सिर्फ ये तीन कंट्रीज है जिससे कि इंडिया की एयरफोर्स छोटी है। अगर आप बात करें कि इंडियन एयरफोर्स के पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, तो इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 1721 एयरक्राफ्ट्स हैं, 1721। और इनमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी आते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स भी आते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट की, जो कि है रफाल। तो हम सिर्फ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो इंडिया के पास इन टोटल 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें कि फाइटर जेट्स आते हैं, बॉम्बर्स आते हैं। और अगर आप मेन एयरक्राफ्ट की बात करें, फाइटर एयरक्राफ्ट की जो कि इंडिया के पास है, वो है सुखोई, जो कि इंडिया ने रशिया से खरीदे थे। और इंडिया के पास वो टोटल 272 एयरक्राफ्ट है और ये इंडिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं डसॉल्ट मिराज। ये इंडिया ने फ्रांस से खरीदे हैं और ये वही कंपनी है डसॉल्ट जिसने कि रफायल हमारे लिए मैन्युफैक्चर किया है। तो ये हमारे पास है 49। अगर आप बात करें सेपकैट जैगवार की, तो इंडिया के पास ये 139 है। अगर आप मिराज और जैगवार की बात करें तो ये दोनों प्लेन्स काफ़ी अच्छे हैं, बट ये करंटली अभी अपग्रेडेशन स्टेज में। अगर आप हल तेजस की बात करें तो हमें 40 एयरक्राफ्ट मिलेंगे बाय दी एंड ऑफ 2023। इनका इंडक्शन होगा 2023 में और उसके बाद 83 एयरक्राफ्ट्स का और इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर दिया है। रफाल की बात करें तो हमें टोटल 36 एयरक्राफ्ट्स मिलेंगे बाय द एंड ऑफ 2021। पूरे जो रफाल है वो हमें 2021 तक मिलेंगे, लेकिन अभी हमारे पास करंटली सिर्फ 5 ही हैं। तो ये चीज़ तो सच है कि इंडियन जो एयरफोर्स है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। बट इंडियन एयरफोर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इंडिया दोनों फ्रंट से, अगर आप ईस्ट और वेस्ट साइड की बात करें तो दुश्मनों से घिरा हुआ है। ईस्ट साइड पे चाइना है और वेस्ट साइड पे पाकिस्तान। तो अगर टू फ्रंट वॉर होता है तो इंडिया के पास 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए एयरक्राफ्ट्स की, लेकिन इंडिया के पास सिर्फ 29 है। उन 29 में से भी दो ऐसी स्क्वाड्रंस हैं जिनमें मिग 21 और मिग 27 है। और ये दो दो स्क्वाड्रन से ये बहुत जल्दी रिटायर हो जाएंगे, ये दो प्लेन्स बहुत जल्दी रिटायर हो जाएंगे। और ऑब्वियसली जो स्क्वाड्रन हैं जिनमें ये हैं वो ही बहुत जल्दी रिटायर हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी जो एयरफोर्स है उनकी स्क्वाड्रंस और कम हो जाएंगी और एयरफोर्स और वीक हो जाएंगी। वहीं अगर आप बात करें चाइना और पाकिस्तान की, वो बहुत जल्दी से अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अपनी स्क्वाड्रंस बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के पास 22 स्क्वाड्रंस हैं। अब इमेजिन कर सकते हैं इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है, उनके पास 29 स्क्वाड्रंस हैं। वहीं पाकिस्तान, जिनकी एयरफोर्स इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन उनके पास 22 स्क्वाड्रंस है करंटली। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता वाली बात है। और चाइना और पाकिस्तान अपनी स्क्वाड्रंस ही नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज भी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया भी ट्राई कर रहा है अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉरेन प्लेयर्स पे, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए। लेकिन इंडिया का जो इंडिजीनियस प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से इंडिया की जो मॉडर्नाइजेशन है एयरक्राफ्ट के मामले में वो बहुत ज़्यादा पीछे है। अगर आप बात करें हल तेजस का, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसको डेवलप करने में हमें 40 साल लग गए, जो कि एक बहुत लंबा समय है। और जिसकी वजह से कि इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ा है, इसकी वजह से हमारी एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा वीक भी हुई है। और अगर आप अपग्रेड्स की बात करें तो अपग्रेड्स भी जैसे हमारे कई प्लेन्स में हो रहे हैं, जिनमें कि मेराज शामिल हैं और जैगुआर शामिल है। तो इन प्लेन्स के अपग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा स्लो हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अगर टू फ्रंट वॉर फेस करेगी तो कितनी मुश्किल में आ सकती है, अगर उसके पास अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज नहीं होंगे और एयरक्राफ्ट्स नहीं होंगे जो कि उन्हें एडवांटेज दे सकता है आगे जाने वाले टाइम में। तो तीसरी बार अब हम जैसे रफ़ाइल के बारे में बात करें, क्योंकि ये पूरी जो डिस्कशन है वो रफ़ाइल के ऊपर है, तो हम पहले रफ़ाइल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो रफ़ाइल को जैसे आपको पता ही होगा कि एक फ्रेंच कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया जिसका नाम डसॉल्ट है।
ये वही कंपनी है जिसने हमें मिराज एयरक्राफ्ट्स भी दिए हैं। तो ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का क्या मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनको सिर्फ एक ही मिशन होता है, या तो उनको डॉग फाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है या तो एयर टू ग्राउंड पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है ये मल्टीपल रोल्स परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि एयर रिकॉनेसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, न्यूक्लियर डेटरेंस, एयर सुपरमेसी, इंटरडिक्शन और ग्राउंड सपोर्ट। अगर मैं आपको इन सब का मतलब बताऊं तो एयर रिकॉनेसेंस का मतलब होता है, आप कह सकते हो अगर मैं हिंदी में बताऊं, को जासूसी करना। जैसे कि बहुत स्पेशल एयरक्राफ्ट होते हैं जिसको कि कंट्रीज यूज़ करती हैं ये पता लगाने के लिए कि दुश्मन के ठिकाने कहाँ पे हैं, उनके पास सप्लाईज कितनी हैं, दुश्मन का उस एरिया में नंबर्स कितने हैं। और ये टास्क वो प्लेन कैसे पूरा करता है स्पेशल एयरक्राफ्ट, बाय सिग्नल्स या फोटो खींच के या इमेजरी के ज़रिए। तो राफेल ये टास्क करने के लिए पूरी तरह सक्षम है क्योंकि इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि ये एयर रिकॉनेसेंस परफॉर्म कर सके, मतलब कि दुश्मन की जासूसी कर सके। अगर आप बात करें ग्राउंड सपोर्ट की तो इसका मतलब ये है कि राफेल किसी भी टाइम पे जो हमारी ग्राउंड फोर्सेज है नीचे उनको सपोर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन आर्मी किसी फ्रंट पे लड़ रही है और उसके सामने पाकिस्तानी फोर्सेज हैं, उनकी टैंक रेजिमेंट है, उनकी पूरी एक ब्रिगेड आ रही है उनकी तरफ। तो इंडियन आर्मी को हेल्प करने के लिए राफेल पाकिस्तानी फोर्सेस पे ग्राउंड पे अटैक कर सकता है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी मदद मिल सकती है। आप इसको एयर स्ट्राइक्स भी कह सकते हैं। जैसे 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30s ने अटैक किया था बालाकोट पे, तो हमने उनको एयर स्ट्राइक का नाम दिया था। तो वो उसको आप ग्राउंड सपोर्ट भी कह सकते हो। एयर सुपरमेसी की अगर आप बात करें तो एयर सुपरमेसी का ये मतलब होता है कि एयर में एक एयरफोर्स कितना डोमिनेट कर सकती है अपने ऑपोजिशन की एयरफोर्स को। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एयर वॉरफेयर हो तो कितना इंडियन एयरफोर्स डोमिनेट कर सकती है पाकिस्तानी एयरफोर्स को, हम उसको बोलते हैं एयर सुपरमेसी। तो ये टास्क भी राफेल परफॉर्म कर सकता है। अगर आप देखें एयर इंटरडिक्शन, तो एयर इंटरडिक्शन का ये मतलब होता है कि जो प्लेन है जैसे राफेल है वो उन टारगेट्स को टारगेट करेगा जो कि प्रेजेंटली इतने बड़े नहीं हैं लेकिन फ्यूचर के लिए वो दुश्मन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये ऐसे टारगेट्स को टारगेट करता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी रिजर्व फोर्सेस होती हैं या जो हमारी फ्रेंडली फोर्सेस होती हैं जिनको कि उन जगहों को जीतने का टास्क दिया जाएगा, उनको बहुत हेल्प मिल जाती है। क्योंकि अगर आप पहले से दुश्मन का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म कर दो तो दुश्मन के पास कोई मौका नहीं रहता कम बैक करने का। और ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 इंजन है। और इसका एडवांटेज ये है कि अगर एक इंजन फेल भी हो जाए तो दूसरे इंजन पे एयरक्राफ्ट जिंदा रह सकता है और उड़ता रह सकता है। तो अब हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि एक राफेल को गेम चेंजर बना सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि राफेल के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं। तो सबसे पहला वेपन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है माइका मिसाइल्स। तो ये वो मिसाइल्स हैं जो कि हम डॉग फाइट्स में यूज़ करते हैं, मतलब एयर टू एयर कॉम्बैट में यूज़ करते हैं। और ये जो मिसाइल्स हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक मिसाइल्स हैं क्योंकि ये विजुअल और बियॉन्ड विजुअल रेंज दोनों में यूज़ होती हैं। मतलब कि विजुअल रेंज का मतलब जिसको कि एक पायलट देख सकता है, हम इसको उस टास्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उस टास्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि पायलट या एयरक्राफ्ट को ये नज़र नहीं आ रहा कि दुश्मन का है। ये बेसिकली माइका मिसाइल्स 2 प्रिंसिपल्स पे चलता है। पहला है आईआर होमिंग, मतलब कि कई एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो कि आईआर रेडिएशन छोड़ते हैं, तो ये मिसाइल्स आईआर रेडिएशन के ज़रिए अपने टारगेट को डिटेक्ट करता है। और दूसरा जो वेपन है, दूसरा प्रिंसिपल है रेडार ट्रांसीवर की मदद से। इसके अंदर क्या होता है कि मिसाइल के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ट्रांस रिसीवर नाम का, जो कि हेल्प करता है टारगेट को डिटेक्ट करने में और उसको डिस्ट्रॉय करने में। दूसरा जो वेपन है वो है मीटियोर मिसाइल का। तो एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और ये भी जो वेपन है वो एयर कॉम्बैट्स में यूज़ होता है। और एक रिसेंटली आपने बहुत सुना होगा हैमर मिसाइल के बारे में। तो हैमर मिसाइल आप जैसे देख सकते हैं स्लाइड में कि एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और ये ग्राउंड सपोर्ट में यूज़ होता है। ग्राउंड सपोर्ट मतलब कि दुश्मन की जो फोर्सेज हैं जो कि नीचे अपने फ्रंट में लड़ रही हैं या जो डिफेंड कर रही हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी रेंज 20 to 70 किलोमीटर्स तक है।
और इसको मोस्टली बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो आर्मी होती है उनके बंकर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये मिसाइल उन टास्क में बहुत काम आता है जब हमें दुश्मन के बंकर्स और स्ट्रांग बंकर्स को ख़त्म करना हो। और यहाँ पे इसमें एक्सोसेट मिसाइल भी है जो कि एक एंटी शिप मिसाइल है। मतलब कि अगर आपको किसी दुश्मन की नेवी को नुकसान पहुंचाना है या उनके किसी वाटर वेसल को नुकसान पहुंचाना है तो आप ये मिसाइल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो है स्काल्प मिसाइल। तो ये एक क्रूज मिसाइल है जो कि रफाइल के अंदर होती है, एक क्रूज मिसाइल है और इसे हम एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट के लिए यूज़ करते हैं, एयर हवा से ज़मीन पे मारने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो मिसाइल है ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। इसका मतलब ये कि एक बार अगर ये मिसाइल फायर हो गई तो आप इसका ना डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ना आप इसको सेल्फ डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एक बार ये मिसाइल निकल गई एयरक्राफ्ट से तो ये ना सेल्फ डिस्ट्रॉय करेगी ना अपना डायरेक्शन चेंज करेगी और सीधे अपने टारगेट पे जाके लगेगी। तो ये थी हमारी स्कैल्प मिसाइल। और अगर आप और टेक्नोलॉजीज की बात करो तो इसमें स्पेक्ट्रा नाम का एक डिफेंस एड सिस्टम भी है। इससे क्या होता है कि ये एनिमीज के जो रडार सिस्टम्स हैं ये उनको जैम कर देती है, तो जिसकी वजह से रफाइल को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और ये जो एनिमी की मिसाइल्स होती हैं उनको डिकॉय सिग्नल सेंड भी कर सकती हैं। तो डिकॉय सिग्नल्स का मतलब क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल रफाइल हवा में उड़ रहा है और उसकी तरफ कोई मिसाइल आ रही है तो ये जो सिग्नल्स होते हैं वो उन सिग्नल्स में कुछ चेंजेस करके, जो मिसाइल है उनके सिग्नल्स में कुछ चेंजेस करके उनके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रा डिफेंस सेट सिस्टम। और नेक्स्ट है मल्टी डायरेक्शनल रेडार भी इसमें होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक बार में 40 डिफरेंट टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है 100 किलोमीटर दूर से और उनको टारगेट कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ये जैसे आपने देखा कि ये इतना इक्विप्ड प्लेन है और जिसकी वजह से ये इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस प्लेन होगा इन द कमिंग टाइम्स। बट बात ये है कि इंडिया सिर्फ 36 प्लेन्स ऑर्डर कर रहा है जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट इंडियन एयरफोर्स को 50 टू 80 एयरक्राफ्ट ऐसे और ऑर्डर करने चाहिए थे जिससे कि हमारी एयर सुपरमेसी ओवर पाकिस्तान और चाइना बन सकती। नेक्स्ट अगर हम बात करें और आगे आने वाले टाइम पे 2-3 स्लाइड्स के बाद हम चाइनीज, इंडियन और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो उससे पहले कि हम चाइनीज और पाकिस्तानी एयरफोर्स की भी कुछ बात कर लेते हैं। तो अगर आप चाइनीज एयरफोर्स की बात करें तो वो लार्जेस्ट एयरफोर्स है एशियन कॉन्टिनेंट की। इनके पास टोटल 3010 एयरक्राफ्ट हैं जिसमें से 2100 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। और इनके पास जो सबसे अच्छे प्लेन्स हैं वो जैसे आप देख सकते हैं कि है सुखोई 30, चेंगडू J10, JF-17 और चेंगडू J7। मैंने यहाँ पे J20 का मेंशन नहीं किया लेकिन J20 माना जाता है पाकिस्तान चाइना का सबसे एडवांस प्लेन है इंक्लूडिंग JF-17। J20 को ये भी कहा जाता है कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, बट उस एयरक्राफ्ट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो इसलिए काफ़ी मुश्किल है कहना कि वो कौन सी जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। लेकिन JF-17 और J20 चाइना एडवांस प्लेन्स हैं। अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 755 एयरक्राफ्ट हैं और इनकी जो इन्वेंट्री है इसमें इनके पास मिराज 5 नाम के एयरक्राफ्ट हैं, F-16 है, JF-17 है, मिराज 3 है और चेंगडू J7 है। तो साथ में आप ये नंबर्स भी देख सकते हैं कि इनके पास कितने फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। मिराज 5 इनके पास 92 है, F-16 76 हैं, F-16 जो कि एक अमेरिकन डेवलप्ड प्लेन है। JF-17 और चेंगडू ये दोनों ही चाइना के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और मिराज इनके पास 83 हैं जो कि फ्रांस से इन्होंने खरीदे थे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपैरिजन की तो हम कंपेयर करेंगे रफाइल JF-17 और J20 को पहले और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे रफाइल और F-16 को। तो अगर हम रफाइल की बात करें तो रफाइल एक ऐसा प्लेन है जिसको कि बहुत ज़्यादा एयर कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है। अगर आप देखें तो लिबिया हो गया, सीरिया हो गया, ये प्लेन्स और माली हो गया, ये तीनों जगहों पे रफाइल ने एयर कॉम्बैट मिशंस किए हैं और बहुत सक्सेसफुली किए हैं। तो इसको एयर कॉम्बैट का बहुत एक्सपीरियंस है और जिससे कि ये प्रूफ भी मिलता है कि ये प्लेन एयर कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा कैपेबल है। वहीं JF-17 और J20 इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एयर कॉम्बैट में, क्योंकि चाइना ने पिछले अगर आप देखें तो 50 साल से कोई वॉर लड़ा ही नहीं है।
तो इन प्लेन्स की एयर कैपेबिलिटी क्या है या इनकी कितनी एफिशिएंसी है हवा में, ये किसी को भी नहीं पता। तो इस मामले में रफ़ाल इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। वहीं अगर आप बात करें वेपन्स और फ्यूल ले जाने के मामले में, तो रफ़ाल JF-17 से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसका टेक ऑफ वेट JF-17 से ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि रफ़ाल प्लेन जो है वो JF-17 से ज़्यादा फ्यूल और वेपन्स कैरी कर सकते हैं। वही J-20 ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है और फ्यूल भी कैरी कर सकता है एज़ कम्पेयर टू रफ़ाल और JF-17। तो J-20 इस मामले में रफ़ाल से बेहतर है, लेकिन JF-17 इस मामले में रफ़ाल से काफ़ी पीछे है। अगर आप बात करें स्टेल्थ की, तो स्टेल्थ का मतलब ये होता है कि एक प्लेन को दुश्मन के रडार कितना डिटेक्ट कर सकते हैं। तो रफ़ाल को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप बात करें JF-17 और J-20 की, तो इंडियन एयरफोर्स ने ये क्लेम किया है कि उनके रडार्स इन दोनों प्लेन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चाइना ये बात नहीं मान रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने बात की है, तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। तो अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे आए, तो ऑपरेशनल रेंज में रफ़ाल दोनों JF-17 और J-20 से बेहतर है। तो ऑपरेशनल रेंज का क्या मतलब होता है कि एक जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो अपने एयरबेस से कितना दूर ट्रैवल कर सकता है। तो रफ़ाल की जो ऑपरेशनल रेंज है वो करीब करीब 3700 किलोमीटर है, जो कि JF-17 और J-20 दोनों के एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा है। और अगर आप बात करें सर्विस सीलिंग की, तो अगर आप देखें तो रफ़ाल की 50,000 फीट है और JF-17 और J-20 की दोनों की JF-17 की है 54,000 और J-20 की है 65,000। तो इस मामले में J-20 रफ़ाल से काफ़ी आगे है, लेकिन JF-17 और रफ़ाल दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सर्विस सीलिंग एयर कॉम्बैट्स में बहुत ज़्यादा काम आती है। सिमिलरली रेट ऑफ क्लाइंब भी तीनों प्लेन्स की ऑलमोस्ट सेम है, और ये रेट ऑफ क्लाइंब का मतलब होता है कि एक प्लेन वर्टिकल स्पीड कितनी अटेन कर सकता है। तो ये चीज़ भी डॉग फाइट्स में बहुत काम आती है, और ये तीनों प्लेन्स की ऑलमोस्ट सेम है। और अगर आप बात करें टॉप स्पीड की, तो रफ़ाल की टॉप स्पीड 2222 किलोमीटर है, वहीं JF-17 और J-20 की 1960 और 2400 है। तो अगर आप कंपेयर करें तो रफ़ाल बहुत मायने में इन दोनों एयरक्राफ्ट से बेहतर है, JF-17 और J-20। क्यों? क्योंकि इसको दुश्मन के रडार डिटेक्ट नहीं कर सकते, और ये दुश्मन की मिसाइल्स को भी डिकॉय कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये डिकॉय सिग्नल करके दुश्मन की मिसाइल्स के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो इस मामले में भी रफ़ाल JF-17 और J-20 से बहुत बेहतर है, एक्सपीरियंस के मामले में भी और वेपन्स और फ्यूल कैरी करने के मामले में भी। तो नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे रफ़ाल और F-16 को। तो अगर आप देखें तो रफ़ाल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और F-16 4 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। लेकिन 4 जनरेशन एयरक्राफ्ट होने के बावजूद F-16 एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्लेन है, एंड वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा बेहतर माना गया ये एयरक्राफ्ट है दुनिया का, वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट इसको माना गया है दुनिया का। लेकिन अगर आप बात करें वेपन्स ले जाने के मामले में, तो रफ़ाल F-16 से ज़्यादा वेपन्स और फ्यूल कैरी कर सकता है, और इसका कॉम्बैट रेडियस भी F-16 से कम है। कॉम्बैट रेडियस का कम मतलब होता है ऑपरेशनल रेंज। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट अपनी जो एयरबेस है वो कितना दूर जाके ऑपरेट कर सकता है, उसको हम कॉम्बैट रेडियस भी कह देते हैं, ऑपरेशनल रेंज। तो इस मामले में F-16 काफ़ी आगे है रफ़ाल से। और लेकिन अगर आप बात करें हिटिंग कैपेबिलिटी की, तो जो रफ़ाल है वो किसी भी प्लेन को 150 किलोमीटर दूर से मार सकता है, मतलब उसको टारगेट कर सकता है। वहीं F-16 ये चीज़ सिर्फ 100 किलोमीटर दूर से कर सकता है। तो अगर आप देखें तो एनिमी को हिट करने के मामले में जो रफ़ाल है वो F-16 से 50 किलोमीटर आगे है, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि F-16 पाकिस्तान का टॉप एयरक्राफ्ट है। और अगर रफ़ाल 150 किलोमीटर्स और F-16 100 किलोमीटर्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 50 किलोमीटर्स का है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत चिंताजनक बात हो सकती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास सिर्फ 36 प्लेन्स हैं, और चाइना और पाकिस्तान के पास एडवांस प्लेन्स का जो नंबर है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक हमारे लिए बेटर होगा कि हम और ज़्यादा रफ़ाल्स मंगाएं, और ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करें, जिससे कि हमारी एयरफोर्स जो है उसको और एज मिले दोनों पाकिस्तान और चाइना की। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को,
और कमेंट सेक्शंस पे अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप मुझे और ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी कि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट डालूँ। आज मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो होपफुली अगर कुछ गलती हो गई होगी तो आप माफ़ कर देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड गुड बाय। जय हिंद।